नमस्कार मेरे साथियों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्ग 10वीं के इतिहास के पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम उसको जानेंगे कि आखिर कैसे कौन कौन सी घटना घटी थी, बारीक बारीक से हम समझेंगे और पूर्ण समझेंगे। तो इस वीडियो को जरा सा भी मिस नहीं करिए और पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो वीडियो चल रहा है वो चल रहा है वर्ग 10वीं के इतिहास के पहला चैप्टर ये चल रहा है। इस लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस लेसन का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज हम जानेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद कैसे पनपी, आखिर क्यों क्रांति हुई, क्या परिणाम निकला, सारा कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं मेरे भाइयों। आप लोग सिर्फ बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद जानने से पहले हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास क्या है? क्या है ये इतिहास? क्यों पढ़ना चाहिए हमें इतिहास? तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो इतिहास है वो अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री का हिंदी रूपांतर है, हिंदी अर्थ है। और ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा के हिस्ट्रिया या हिस्टोरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञात करना, खोजना, सत्य की जांच करना। क्या इसका अर्थ होता है? ज्ञात करना, खोजना, सत्य की जांच करना। और इतिहास के जो पिता हैं, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगर इतिहास को हिंदी ग्रामर के अनुसार देखेगा तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इति और हास, ये दो शब्दों से मिलकर इतिहास बना है, इतिज और हास। इति का मतलब होता है इस प्रकार और हास का मतलब होता है घटित हुआ होगा। इति का मतलब होता है इस प्रकार, हास का मतलब होता है घटित हुआ होगा, जिसका यह अर्थ होता है कि अतीत में जो कुछ भी घटनाएं घटी है, अतीत में जो कुछ भी घटनाएं घटी है उसका विवरण इतिहास कहलाता है, उसका विवरण इतिहास कहलाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं ये है यूरोप। तो ये यूरोप क्या है? यूरोप क्या है तो समझिए कि बहुत सारे देशों के समूह, देश और विदेशों के समूह को महाद्वीप कहा जाता है। जैसे आप लोग जो है, आप लोग कौन सा महाद्वीप में हैं? तो आप लोग और हम सब किस में है? एशिया महाद्वीप में है। उसी प्रकार से आज की जो घटना है, आज की जो क्लास है वो है यूरोप पे आधारित। आज हम जानेंगे कि यूरोप में आखिर कैसे राष्ट्रवाद उदय हुआ, आखिर कैसे लोगों ने जमकर क्रांति की और अपने अपने देशों में गणतंत्र की स्थापना की, अपने अपने देशों में लोकतंत्र की स्थापना की, अपने अपने देशों में राजतंत्र का विरोध किया। आज हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से सभी ने अपने अपने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया, तो अब बात करते हैं राष्ट्रवाद की। तो राष्ट्रवाद क्या है? ऐसे समझिए, राष्ट्रवाद एक भावना है, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक भावना है, एक सोच है, समझे ना। राष्ट्रवाद कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम राष्ट्रवाद कहीं लटकल, हम उसको जाके तोड़ लेंगे, हम राष्ट्रवाद आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रवाद जो है वो एक भावना है, अपने देश के प्रति एक सोच है, जो देश को विकास करने के लिए वो सोच उत्पन्न होती है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। आप ऐसे समझिए कि राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना। राष्ट्रवाद कुछ न है। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव है, जो अपने देश के विकास करती है। दूसरा अर्थ में आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक भावना है
जो अपने देश के प्रति सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में निवास करने वालों में एकता स्थापित करता है। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में निवास करने वालों में एकता स्थापित करती है और लोगों का विकास करती है, अपने देश के प्रति कार्य करती है। तो इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। और ये जो राष्ट्रवाद की जो भावना है, जो सोच है, इसका उदय जो है ना, उदय पुनर्जागरण के काल से ही माना जाता है। इसका जो उदय हुआ है वो पुनर्जागरण के काल में ही इसका उदय हो गया था। लेकिन इसका जो विकास है वो विकास हुआ था 18वीं से 19वीं शताब्दी में। इसका कहने का मतलब क्या है वो समझिए। जैसे आप कभी जन्म लेते हैं तो जन्म लेते के साथ थोड़ी ना तुरंत विकास कर जाते हैं, नहीं। जन्म लेते हैं, पहले विकास करते हैं उसके 1-2 साल 3 साल बाद। तो वही हुआ, उदय हुआ पुनर्जागरण के काल में ही। लेकिन इसका जो विकास है वो विकास हुआ 18वीं और 19वीं शताब्दी में। तो अब बात करते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कैसे पनपी और कहां पनपी। तो मेरे भाइयों, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो सबसे पहले 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुई। तो ये जो राष्ट्रवाद की जो भावना है, जो सोच है, वो 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुई राष्ट्रवाद की भावना। तो कैसे हुई, इसके लिए तो क्लास 9 में आप लोग फ्रांसीसी क्रांति पढ़े ही होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अगले बार जब इतिहास पूरा खत्म हो जाएगा तो हम नौवां का इतिहास शुरू करने वाले हैं और उसमें से फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। आप उसको जाकर एक बार देख लीजिएगा। हम इसी में बता देंगे कि कैसे क्या हुआ था जो कि लुई 16वां को मार दिया गया, फिर धीरे धीरे नेपोलियन आया, कैसे क्या हुआ, बारीकी बारीकी से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो 1789 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, क्या हुई थी? क्रांति। इसके पहले की बात है। तो पहले की बात कर रहा है कि वहां पे बुर्बो राजवंश का लुई 16वां राजा बना था। फ्रांस में ना, किसमें? फ्रांस में। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां राजा बना था। बड़ा ही निरंकुश था, बहुत ही निरंकुश था। इसको मतलब राजपाट से कोई मतलब ही नहीं था। इसका एक पत्नी थी, वो दिन भर अपन पत्नी के पीछे सब खर्चा वर्चा करते रहता था। बाकी कुलीन वर्गों को ज्यादा अधिकार दे दिया था, अब मध्य वर्ग को कोई अधिकार नहीं दिया था। ये जो लुई 16वां है, लुई 16वां वो कुलीन वर्ग के लोगों को, यानी उच्च लोग को और पादरी वर्ग को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिया था। जो बीच में है उसको कोई अधिकार नहीं दिया। जनता इसका विरोध करने लगा, लेकिन ये बकलवा कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। समझ रहे ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था इसको। फिर लोग इससे कहने लगे कि हे राजा साहब, तनी हमरो पर कृपा करिए। लेकिन ये बोल रहा था ना, मध्य वर्ग के लिए कोई कुछ नहीं देंगे, एकदम जो देंगे सब खाली कुलीन वर्ग को देंगे और पादरी वर्ग को देंगे। फिर लोगों ने धीरे धीरे विद्रोह किया, क्रांति किया। उसके बाद ये लुई 16वां को की किया, विरोध किया, इसका विरोध किया, इसको हटाने की बात होने लगी। तो जैसा ही हटाने की बात होने लगी तो भरदम लड़ाई हुआ, क्रांति हुआ। इसमें हम पूरा विस्तार से नहीं बताएंगे, वो तो आपको नम्मा में पढ़ना पड़ेगा। तो नम्मा के वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन संक्षेप में हम इसको भी बता दे रहे हैं क्या क्या हुआ था। तो ये जो लुई 16वां था बड़ा ही निरंकुश था, बहुत ही ज्यादा मतलब कि लतखोर जुतखोर जो इसको कह सकते हैं सब कह दीजिए, सब चलेगा। तो इन लोगों को जो बर लोग था उसको की करा था ज्यादा, मतलब सब कुछ मदद बर लोग को कर रहा था। और जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो कि नीच वर्ग के लोग थे, जो जैसे किसान हो गए, मजदूर हो गए, इसका ही कोई मदद नहीं करता था, उसको निठाहे छोड़ दिया था और अपने पत्नी के पीछे हरदम सेंट क्रीम लगा के घूमता था। इसकी पत्नी भी आ करती थी और ये बकलोलवा उसी के पीछे पगला रहता था। इसको राजपाट से कोई मतलब ही नहीं था। फिर लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया।
लोगों ने विरोध किया, क्रांति हुआ, तब जाके इसको हटाया गया। कब हटाया गया? तो 1789 ईस्वी की क्रांति में लुई सोलहवां को फ्रांस से अलविदा कर दिया गया। लेकिन अभी रुकिए, अभी जो किया है उसका फल इसको मिलेगा। फिर की हुआ, 21 जनवरी 1993 ईस्वी को इसको गिलोटिन पर चढ़ा के मौत की सजा सुना दिया गया है। 21 जनवरी 1993 ईस्वी को लुई सोलहवां को गिलोटिन पर चढ़ाकर मौत की सजा सुना दी गई। बड़ा ही दर्दनाक मौत था। गिलोटिन का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? गिलोटिन का मतलब होता है कि ये दुगो यहाँ पर ये दुगो लकड़ी है, लकड़ी के हाथ देखिए यहाँ चाकू निकल रहेगा, चाकू मान लीजिए चाकू है, ये भी चाकू है, ठीक। ये बहुत भारी रहता है, ऊपर का बहुत भारी रहता है। इसके बीच में इसका मुड़िया घुसा दिया, इसे इसका मुड़िया घुसा दिया, इसे समझे, इसका मुड़िया यहाँ घुसा है, ऊपर से इसको छोड़ देगा, एकदम बेचारा पठवा नहीं इसे कट जाएगा, एकदम कट जाएगा। तो एक ही हुआ, कट के मर गया। तो लुई सोलहवां को 21 जनवरी 1993 ईस्वी को गिलोटिन पर चढ़ाकर इसे मौत की सजा सुना दी गई। फिर सबने सोचा कि अरे इसको मार दिया तो इसको पत्नी के की करेगा? अगर इसके पत्नी को छोड़ देता है, बाद में अगर वो बदला लेने के लिए आ जाती है या फिर कोई वो ऐसा ऐसा करेगी तब की करेगा? तो सब लोग का इसका उपाय है मेरे पास। की किया, इसके पत्नी को भी मौत की सजा यानी फांसी दे दी गई। किसको? जिसके पीछे लुई सोलहवां उतना खर्चा कर रहा था ने, उसको भी फांसी की सजा सुना दी गई। इस प्रकार से लुई सोलहवां जो था उसका फ्रांस पर से फ्रांस से एकदम शासन खत्म हो गया। फ्रांस पर से ही बेचारा की हो गया, स्वर्ग पहुंच गया, एकदम ऊपर पहुंच गया। इसके बाद क्या हुआ वो सुनिए। इसके बाद नए संविधान लाए गए, देश को चलाने के लिए नए संविधान को लाए गए। ये किया था कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को विशेष अधिकार दे दिया था, बाकी जो मध्य वर्ग के लोग थे उसको कोई अधिकार नहीं दिया था। तो ये की किया, सब लोग ने किया, सभी को समान अधिकार देना शुरू किया, सबको समान अधिकार मिलना शुरू हो गया। इसका एगो अलगे झंडा था, जैसे हम लोग का जो भारत का जो झंडा है ना, तिरंगा है ना, उसी प्रकार से इसका एक अलग ही झंडा था। तो उस झंडा को खत्म करके राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया, जिसका नाम तिरंगा था। ये हम फ्रांस की बात कर रहे हैं। उसके बाद वहां सभी को स्वतंत्रता दी गई। अब घुसते हैं चैप्टर में। अब घुस रहे हम लोग कहाँ? चैप्टर में। तो यहां तक सही था। उसके बाद आते हैं नेपोलियन। उसके बाद आते हैं कौन? नेपोलियन। अब यहां से कथा आरंभ होती है और हमारे आगे बढ़ती है, तो बने रहिए और देखते रहिए। अब यहां से नेपोलियन की कथा शुरू होती है, आरंभ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेपोलियन जो था फ्रांस में आया, लुई सोलहवां फ्रांस में हारा, उसके बाद कौन आया? नेपोलियन आया। नेपोलियन की किया, फ्रांस में तो अपना कब्जा करवे किया, फ्रांस में तो कब्जा किया ही किया, इसके साथ के साथ उसने की किया, ब्रिटेन को छोड़कर इटली, ऑस्ट्रेलिया, पूरे यूरोप में उसने शासन कर लिया, सभी जगह अपना झंडा लहराने लगा। और उसका एक नियम था। उसका क्या नियम था? कि जिस क्षेत्र में वो जा रहा है, मान लीजिए कि इस क्षेत्र में घुसा है, इस क्षेत्र मान लीजिए कि विभिन्न राज्यों में विखंडित है, विभिन्न राज्यों में टूटा हुआ है, बहुत सारा राज्य मिलकर बन रहा है, ठीक, बहुत सारा है। तो ये नेपोलियन की करता था, सभ्य को मिला जुला के एक कर देता था, सबको मिला जुला के एक कर देता था। ये जो अलग अलग है सबको मिला जुला के की कर दिया? एक कर दिया, सबको एक कर दिया। जैसा ही एक किया उसके बाद यहाँ फ्रांसीसी शासन लागू कर देता था। जैसा ही इस राष्ट्र को एक किया उसके बाद यहाँ की लागू कर दिया? फ्रांसीसी शासन व्यवस्था। कौन शासन व्यवस्था? फ्रांसीसी शासन व्यवस्था। फ्रांसीसी शासन व्यवस्था लागू कर देता था। एवं यहाँ जो अनेक प्रकार के लोग रहते थे, अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग मुद्रा चलती थी, अलग अलग नापतोल चलते थे। ये नेपोलियन की करता था, सबको खत्म करके वहां केवल और केवल एक राजा रखता था।
एक राजा, एक शासन व्यवस्था, एक नापतोल, एक मुद्रा, एक भाषा लागू कर देता था। ये नेपोलियन का प्रमुख पहचान था। नेपोलियन जहां कब्जा करने गया वहां की करेगा, जो जो टूटल टूटल विरासत में है सबको एक करेगा, एक करके सभी को एक भाषा बोलवाएगा, एक फ्रांसीसी शासन व्यवस्था लागू करवाएगा, एक मुद्रा चलवाएगा, जो अलग अलग मापतौल होते थे सभी को एक मापतौल में रखा जाता था। समझ रहे ना, यहां तक कि नेपोलियन करता था। इसी प्रकार से उदाहरण से समझिए इटली। इटली जो था विभिन्न राज्यों में विखंडित था। इटली विभिन्न राज्यों में विखंडित था। यहाँ छोटे छोटे कई क्षेत्र थे और कई क्षेत्र के कई राजा हुआ करते थे। ये नेपोलियन की किया, सब क्षेत्र को जीत लिया और उसको जीत के ये जो अलग अलग राजा था उस सभी राजा को एक कर दिया। बोला नहीं, सब राजा नहीं रहेगा, पूरे क्षेत्र का कोई एक राजा रहेगा, और वहां पर एक राजा बना दिया। उसके बाद वहां भी फ्रांसीसी शासन व्यवस्था लागू कर दिया। उसके बाद वहां एक मुद्रा को चालू रखा। क्या मुद्रा? एक मुद्रा चालू रखा, बाकी सबको बंद। मुद्रा मतलब होता है पैसा या रुपया, उस वक्त की है मुद्रा। तो वो एक मुद्रा रखता था। उसके बाद एक भाषा बोल पाता था, एक जाति धर्म नियम कानून जे है सब एक ही को रहना है, अलग अलग नहीं रहना है किसी को। ये बहुत बढ़िया काम कर रहा था। ऐसे इसलिए कर रहा था, चाहता सभी को न मिला दे। ये ऐसा काम ये कर रहा था। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया। उसके बाद बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग उत्पन्न हुए और ये लोग सोचने लगे कि हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, वो काहे आजाद नहीं हो सकता है, काहे किसी का गुलाम रहेगा। यहां तक बात आगे बढ़ती है। फिर बेचारा कुछ समय के बाद नेपोलियन का भी हार हो जाता है। नेपोलियन हार जाता है, उसके बाद वियना कांग्रेस आता है। उसके बाद तो फिर अत्याचार होना शुरू होता है, भरदम अत्याचार होता है। समझिएगा कैसे। तो वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन का योगदान को बताएं। राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन का योगदान क्या रहा, वो राष्ट्रवाद को उदय में क्या भूमिका उत्पन्न किया, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नेपोलियन क्या किया था कि 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी शासन समाप्त करके प्रथम कौंसल के रूप में सत्ता स्थापित किया। फ्रांस की बात कर रहे हैं। फ्रांस में की किया 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रथम कौंसल के रूप में आया, सत्ता प्राप्त किया। उसके बाद ब्रिटेन को छोड़कर 1804 ईस्वी में ब्रिटेन को छोड़कर ऑस्ट्रिया, इटली और पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया। ये कौन? नेपोलियन बोनापार्ट की किया 1804 ईस्वी में ब्रिटेन को छोड़कर ऑस्ट्रिया, इटली और पूरे यूरोप पर अपना कब्जा कर लिया, एकदम कब्जा कर लिया। और जो विभिन्न राज्यों में विखंडित था सबको एक राज्य में करना शुरू कर दिया। सभी जगह एक नियम कानून व्यवस्था लागू करना शुरू कर दिया। और क्या? सभी जगह एक मुद्रा लागू करना शुरू कर दिया। और क्या? एक भाषा शुरू कर दिया और सभी जगह फ्रांसीसी शासन व्यवस्था लागू कर दिया गया। इसके बाद पूरे यूरोप पर इसका चर्चा दबदबा एकदम चलने लगा, एकदम धड़कच के इसका चलने लगा। फिर क्या होता है 1815 ईस्वी। कब? 1815 ईस्वी। कब्जा कब किया था? 1804 ईस्वी में, लेकिन अब बात हो रहा है 1815 ईस्वी में। तो 1804 और 1815 के बीच क्या हुआ? ऐसे बहुत सारे महान पुरुष आए, बुद्धिजीवी लोग आए, जिनका ये मानना था कि हम किसी के भी अंडर में क्यों रहें, हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, क्यों नहीं एक हो सकता है, क्यों नहीं यह गणतंत्र की स्थापना की जा सकती है, यहाँ पर क्यों नहीं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू किया जा सकता है। तो यहाँ तक धीरे धीरे क्रिया शुरू होती है। फिर लोगों ने फ्रांसीसी शासन व्यवस्था का विरोध करने लगे। इस प्रकार से क्रिया आगे चलती है। फिर लोगों ने फ्रांसीसी शासन व्यवस्था का विरोध करने लगे।
वो बोलने लगे कि काहे नेपोलियन यहाँ रहेगा, सभी जगह नेपोलियन काहे रहेगा, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था काहे नहीं रहेगा। फिर धीरे धीरे मेजनी आए, काउंट काबूर आए, विक्टर इमैनुअल आए, धीरे बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग आए जिन्होंने अपने अपने देश के अपने अपने राष्ट्रों को क्या किया, लोकतंत्र की स्थापना की। तो उसके बाद क्या होता है, नेपोलियन की किया, इतना सारा कब्जा कर लिया था, सब कुछ कब्जा कर लिया 1804 ईस्वी में। की किया, इटली में ट्रांसपेडेन गणराज्य की स्थापना भी की थी। जर्मनी में सीसेल पाइन नामक गणराज्य की व्यवस्था की। इस तरह न जाने कितने इसने गणराज्य की स्थापना की। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे लोग बुद्धिजीवी लोग आने लगे और बुद्धिजीवी लोगों का दिमाग सटकने लगा, खटकने लगा, फिर सब इनका विरोध करने लगे। फिर बेचारा का की हो गया, हार हो गया। फिर बेचारा ये भी घूर फिर के कहाँ चल गए, फ्रांस चल गए, लौट कर चल गए। उसके बाद क्या होता है, 1815 ईस्वी में, कब, 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। उस सम्मेलन का मतलब था, उस सम्मेलन का सीधा सीधी अर्थ समझिए, वो सम्मेलन का मानना था, उस सम्मेलन का सीधा तात्पर्य यह था कि नेपोलियन जितना ही कुछ किया है सबको खत्म कर दो, जितने सबको एकजुट किया है सबको अलग कर दो, फिर से वही व्यवस्था स्थापित करो जो पहले था। ये किसका सोच था, ये वियना कांग्रेस का सोच था। और वियना कांग्रेस ने पुनः किया कि नेपोलियन जितने क्षेत्र को जो कब्जा किया था ना, जितने क्षेत्र पर कब्जा किया था सबको इसके कब्जा से निकलवा दिया। उसके बाद किया, इटली को नेपोलियन, इटली मानिए इटली है, खाने वाला नहीं है, इटली है, इटली को नेपोलियन किया था, एकजुट कर दिया था। वियना कांग्रेस ने पुनः इसे विभाजित कर दिया, अलग अलग टुकड़ों में इसको पुनः बांट दिया। चलिए इसको मिटाकर आगे हम बताते हैं वियना कांग्रेस में क्या क्या हुआ था, उसकी क्या क्या बातें थी, क्या क्या नहीं थी, इसको रफ करते हैं। तो अब कौन आया, नेपोलियन को हराकर कौन आया, वियना कांग्रेस। तो सन 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस आया। कौन आया, वियना कांग्रेस। ये समझिए ये वियना कांग्रेस है क्या, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना है। वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे ही वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। कांग्रेस का अर्थ होता है सम्मेलन, कांग्रेस का अर्थ होता है सम्मेलन। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका अध्यक्ष मेटरनिक था, जिसका प्रमुख यानी नेता जो प्रमुख था, जो ज्यादा मतलब था वो क्या था, मेटरनिक था। और इसमें कौन कौन राष्ट्र थे, कौन कौन देश थे, तो प्रमुख राष्ट्र इसमें कौन कौन थे इस सम्मेलन में, ब्रिटेन, रूस और पर्सा। इसमें प्रमुख राष्ट्र कौन कौन थे, ब्रिटेन, रूस और पर्सा, ब्रिटेन, रूस और पर्सा। ये जो सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, सम्मेलन जो लगाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य यह था क्षेत्रों को वापस, यानी कि नेपोलियन ने जो जो क्षेत्र जीते थे उसको वापस लेना, उसको वापस लेना। दूसरा है इटली को विभाजित, इसका मतलब है नेपोलियन ने इटली को जो जोड़ कर दिया था, सात कर दिया था, उसको फिर से विभिन्न राज्यों में विखंडित कर देना, अलग अलग राज्यों में उसे बांट देना। तीसरा है पुरानी व्यवस्था, यानी नेपोलियन ने जो नियम कानून लगाए थे, यानी एक भाषा, एक मुद्रा, एक बोलचाल, फ्रांसीसी शासन व्यवस्था जो लगाया था, सबको खत्म करके वही पुरानी व्यवस्था को ये लोग लागू करना चाह रहे थे। बड़ी मेटरनिक बड़ी लतखोर था, एकदम इसको चप्पल जूता जैसे मारिए, जो गरियाइए सब इस पर शूट कर जाएगा, बहुत ज्यादा लतखोर था ये, तभी तो इतना कांड ही कर रहा है। उसके बाद की हुआ लुई 18वां,
फ्रांस में की किया, जो फ्रांस में नेपोलियन को घसका के फिर से लुई 18वां को वहां का राजा बना दिया। उसके बाद 5वां है फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश का स्थापना इसने किया। ये कौन किया? ये किया वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस क्या है? तो वियना कांग्रेस एक सम्मेलन है, एक सम्मेलन का नाम है। यह सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया सन 1815 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी क्षेत्रों को वापस लेना, इटली को पुनः विभाजित कर देना जिसे नेपोलियन ने एक कर दिया था, पुरानी व्यवस्था को स्थापित करना जो पहले से चल रहा था, और लुई 18वां को फ्रांस का शासक बना दिया। और फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश की स्थापना इसने कर दी। तो अब पढ़ते हैं कि मेटरनिक की व्यवस्था क्या थी। जब मेटरनिक वहां का मतलब कि जब मेटरनिक का शासन आया 1815 से 1848 के बीच, तो इसने क्या क्या किया उसको हम लोग समझने वाले हैं। ई बकलोल की किया कि घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। ये घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसको देश के राष्ट्र से कोई मतलब ही नहीं था। कैसे इसको लग रहा था कि लोकतंत्र को कुचल दे, यानी कि जो जनता का जो शासन है उसको कैसे खत्म करके हम अपना शासन ला दें। ये दिन भर यही सोचता था। एकदम घोर प्रतिक्रियावादी, एकदम क्रूर राजा जो कहते हैं, निरंकुश क्रूर, जो कहिए सब इस पर सूट कर जाता है। तो यही था कौन? मेटरनिख। उसी की व्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला बात है कि घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। दूसरा बात था प्रजातंत्र का कुचलना। जो प्रजा लोग जो अपनी शासन चाह रहे थे, यानी प्रजातंत्र, लोकतंत्र, उसको एकदम नष्ट कर रहा था। बोला नहीं, कोई प्रजा का शासन नहीं आएगा, जो शासन रहेगा मेरे रहेगा, राजा का रहेगा, प्रजा का कोई शासन नहीं, कोई लोकतांत्रिक शासन नहीं आएगा। इसका कहना यही था। उसके बाद आते हैं, उसके बाद जब ये लगातार लोगों को सताने लगा, लोगों को कष्ट देने लगा, तो लोग क्या कर रहे थे ना, क्रांति कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि मेटरनिख को घसकाओ इसको एकदम, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। तो अली बकलोल की कर रहा था, जो क्रांति कर रहा था उसको रोक रहा था। कोई क्रांति किया इसके विरुद्ध, मान लीजिए कोई इसके विरुद्ध क्या किया, क्रांति किया, ये तुरते क्रांति को दबाना शुरू कर दिया, क्रांति को दबा दिया। उसके बाद की करता था, अखबार पत्र को बंद करवा दिया। यानी जहां जहां राष्ट्रवाद की मतलब कि राष्ट्रवाद को लिखा गया था, अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति स्वतंत्रता की बात होती थी, उस बात को ही दबाना चाह रहा था। मतलब कि अगर कोई अखबार में लिख दिया कि हमारे देश में प्रजातंत्र होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए, तो ये बकलोल की करता था, ये बात जहां जहां लिखल है, जहां जहां बोलल जा रहा है, सबको बंद करवा रहा था। अखबार में कोई भी स्वतंत्रता का बात नहीं लिख सकता है, अखबार में कोई भी प्रजातंत्र का बात नहीं लिख सकता है, कोई नहीं, एकदम कहीं कुछ नहीं लिखना स्वतंत्रता के बारे में। ये अखबार पत्र, रेडियो, जो जहां कहीं भी प्रचार का जो माध्यम था, पुस्तक राष्ट्रवाद के बारे में सबको बंद करवाना शुरू कर दिया। उसके बाद की किया, यानी ऑस्ट्रिया और वहां के जो विश्वविद्यालय थे, वहां के बच्चों, वहां के शिक्षकों, सभी पर निगरानी रखने लगा। ये सोच रहा था कि कहीं लोग प्रजातंत्र की बात नहीं कर रहा है, प्रजातंत्र का करेगा तुरंत इसको कुचलवा देंगे, ऐसा ही कर रहा था कौन? मेटरनिख। लेकिन इसके बाद भी ऑस्ट्रिया के लोग बहुत अच्छे थे, वो किए, इसको पता ही नहीं चलने दिए, किसको? मेटरनिख को पते नहीं चलने दिए। उसके बाद उधर वो लोग भी काम कर रहे थे छिप के। जो बुद्धिजीवी लोग थे वो क्या कर रहे थे? राष्ट्रवादी भूमिगत आंदोलन कर रहे थे, राष्ट्रवादी भूमिगत आंदोलन करना शुरू कर दिए, गुप्त संगठन बनाना शुरू कर दिए, जो इसको नहीं पता चले, गुप्त संगठन, यानी कि नुका छुपा के जो संगठन होता है वो बनाना शुरू कर दिए। किसके प्रति? मेटरनिख के प्रति, अपने देश के रक्षा के लिए, देश में लोकतंत्र लाने के लिए।
फिर मेजनी की किया, यंग इटली लाया, यंग यूरोप लाया। मेजनी बहुत बड़ा खतरनाक आदमी था, बहुत खतरनाक था, ये राष्ट्र के प्रति बहुत कुछ कर रहा था। तो इसके बारे में मेटरनिक ने की कहा मेजनी को, जो मेजनी है ना राष्ट्र का सबसे खतरनाक आदमी है। लेकिन बेचारा मेजनी जो था वो कर रहा था कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के हित के लिए कार्य कर रहा था। लेकिन इसको लग रहा था एकदम झकझकी लग रहा था कि अगर ये सब जो है प्रजातंत्र की बात किया, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ये सब उत्पन्न कर रहा था, जहां ये सब के बारे में बात किया, यानी प्रजातंत्र लोकतंत्र की बात किया, तो ही इसका मन खटक गया मेटरनिक का। लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए बेचारा। ये लोग जो बुद्धिजीवी लोग थे इतना मेहनत किए कि जो अखबार ही बंद करा दिया था, निगरानी रख रहा था, सब इसका फेल हो गया। उसके बाद की किया 1848 में मेटरनिक को हरा दिया, एकदम मेटरनिक को हरा दिया, पूरे एकदम शासन व्यवस्था खत्म, मेटरनिक खत्म। जैसे कि हम लोग के ऊपर जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो हम लोग के ऊपर सैटेलाइट का नजरिया रखा जा रहा था कि कहीं ये लोग परमाणु बम चेक नहीं कर ले। लेकिन हम लोग के जो बुद्धिजीवी लोग थे, कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने क्या किया, भीतर ही परमाणु बम को की किया, एकदम साथी कर लिए, चेक कर लिए कि ठीक है कि नहीं है। उसी प्रकार से ये लोग भी चेक कर लिया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक। आगे हम बात करेंगे फ्रांस की, मतलब कि जुलाई की क्रांति, 1830 की, यानी जुलाई की क्रांति, 1848 की क्रांति। उसके बाद फिर आगे बात करेंगे यूनान में राष्ट्रवाद, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट बाय नेक्स्ट। कहते ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होत, माली सिंचे 100 घरा, ऋतु आए फल होत। इस अथी से कहने का मतलब यह है कि रे मन धैर्य रखो, सब कुछ धीरे धीरे होगा। हर बनाने की बात आप लोग को नहीं है, सब कुछ हम पढ़ाने वाले हैं, एकदम A to Z पढ़ाने वाले हैं, आप बने रहिए। ये वीडियो चल रहा था आपका वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 1 आपका चल रहा था, कल चलेगा आपका वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 में आपका यूरोप में राष्ट्रवाद खत्म, वीडियो नंबर 2 में आपका यूरोप में राष्ट्रवाद खत्म, यानी कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को बने रहिए, देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमें भी सपोर्ट करिए जी। धन्यवाद।